हे गाइस, हम लोग प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं। तो प्राचीन भारत के इतिहास में जो आज हमारा टॉपिक है वो है मगध साम्राज्य का उत्कर्ष, राइज एंड ग्रोथ ऑफ मगध एम्पायर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, देखिए आपने देखा था कि बौद्ध ग्रंथ का जो अवंतो निकाय है और जैन ग्रंथ का जो भगवती सूत्र है उसमें पता चलता है कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में 16 महाजनपदों का उदय हुआ है। तो 16 महाजनपदों के उदय के बारे में जो हम लोगों ने महाजनपद का जब चैप्टर पढ़ा तो काफ़ी अच्छे से पढ़ा था। तो 16 महाजनपदों के बारे में बौद्ध ग्रंथ के अवंतो निकाय और जैन ग्रंथ के भगवती सूत्र से पता चलता है कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में 16 महाजनपदों का उदय हुआ है। तो ये जो 16 महाजनपद थे उसमें मगध महाजनपद अन्य महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद के रूप में निकल कर आगे आ जाता है। ठीक है, निकल कर आता है। तो अन्य महाजनपद की तुलना में इसके जो साम्राज्य विस्तार की जो कई आर्थिक और राजनैतिक और भौगोलिक कारण भी थे, वही जो आर्थिक और राजनीतिक और भौगोलिक कारण थे यही कारण थे कि ये साम्राज्य विस्तार इनका अन्य महाजनपदों की तुलना में ज़्यादा होता है। देखिए क्या था, मगध महाजनपद के प्रारंभ में जो राजधानी रहती है गिरिब्रज या राजगृह रहती है। ठीक है, और बाद में जो इसकी राजधानी होती है पाटलिपुत्र। वैसे तो कई वैशाली भी आती है लेकिन जो वो तो हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे अभी। पाटलिपुत्र जो कि आज का पटना है, ठीक है, और राजगृह नालंदा जिले में पड़ता है। तो ये जो पाटलिपुत्र या पटना है ये मगध साम्राज्य का अगर इसका भौगोलिक क्षेत्र देखें तो वो काफ़ी सेफ जगह पे था, जो कि सोन नदी, गंगा नदी और गंडक नदी से घिरा हुआ था। ओके, तो इसमें क्या था कि मतलब यहाँ पे डिफेंस का जो एक बचाव क्षेत्र जो था वो काफ़ी अधिक हुआ, क्योंकि चारों तरफ से तो नदी हो गई। ठीक है, और तो इससे क्या होता है, बाहरी शक्ति आसानी से इस पर आक्रमण नहीं कर सकती थी। एक तो यही कारण होगा इसका भौगोलिक कारण। और साउथ में यहाँ पे जंगल था। ठीक है, छोटा नागपुर का पठार था, और छोटा नागपुर पठार जो कि लौ एस का प्रमुख क्षेत्र ही पड़ता है। लौ एस का प्रमुख क्षेत्र होता है। और उत्तरवादी काल में आपको पता है कि लोहे की खोज हो चुकी थी, तो लोहा जो है औजार बनाने के काम में भी आया। ठीक है, तो ये सब जो कारण था ये इसकी शक्ति का एक विशेष कारण था। ओके, देखिए तो आपने ये देखा, तो मैंने क्या बोला है कि मगध का विस्तार जो है वो उत्तर में गंगा, पश्चिम में सोन और दक्षिण में जंगल से घिरा हुआ पठारी क्षेत्र था। आज का पटना, गया, नालंदा, ये जो सब क्षेत्र थे जो कि बिहार के ही हैं मगध साम्राज्य के अंतर्गत आते थे। फिलहाल इन्होंने मौर्य काल से पहले, मौर्य में तो बहुत ही ज़्यादा विस्तार हो गया था। ठीक है, भारत में ही पूरा उन्होंने कर लिया था। लेकिन मौर्य काल से पहले जो है, जैसे वैशाली जो कि ब्रज महाजनपद की राजधानी थी, काशी यूपी का, अंग भागलपुर जो बिहार का साइड का पड़ता है। ठीक है, तो अंग जो महाजनपद था वो भागलपुर है। ओके, अवंती जो कि एमपी उज्जैन में। ठीक है, तो यहाँ तक इन्होंने अपना विस्तार कर लिया था। ठीक है, लेकिन अगर मेन जो अगर उसके मगध का जो था वो पटना, गया, नालंदा की इधर के आसपास का जो क्षेत्र था वो मगध साम्राज्य की स्टार्टिंग का था, और धीरे धीरे इन्होंने दूसरे महाजनपद को जीता और उसे अपने साम्राज्य में मिलाते चले गए। ठीक है, तो देखिए आपको पता है कि गंगा नदी जो है वो यूपी के बलिया क्षेत्र से फिर आती है, पहले छपरा में एंटर मारती है। तो छपरा में कौन सी नदी मिलती है, घाघरा और गंगा का संगम होता है। गंगा और घाघरा का संगम का छपरा में, बिहार में होता है, बिहार के छपरा में होता है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि घाघरा जो है उसे तिब्बत में कर्णाली बोलते हैं। फिर उसके बाद सोन नदी आती है, पटना में सोन नदी गंगा से मिलती है। और सोन नदी के बाद पटना में कौन सी नदी, गंडक नदी मिलती है। गंडक को जिसे नेपाल में क्या बोलते हैं, सालग्रामी बोलते हैं, और मैदानी भागों में उसे नारायणी बोलते हैं, और उसे सप्तगंडकी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो देखिए सोन नदी हो गई, गंगा नदी हो गई यहाँ पटना में, और उधर से गंडक नदी आ रही, तो नदियाँ ही नदियाँ हैं। तो यहाँ से ये सेफ जगह हुई कि नहीं। ठीक है, और मैंने बोला साउथ में क्या था, पठार, छोटा नागपुर का पठार, जंगल वगैरह था, सब ये घिरा हुआ था। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। देखिए मगध का जो सबसे पहले उल्लेख मिलता है वो कहाँ पे मिलता है, अथर्ववेद में मिलता है। चिंतामणि के अनुसार मगध को क्या बोला गया, कीकट कहा गया, तो मगध को कीकट भी बोला गया है। मगध का सबसे पहले उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है, चिंतामणि के अनुसार मगध को कीकट कहा गया है। महाभारत पुराणों के अनुसार जरासंध के पिता थे ब्रह्मदृत। ठीक है,
उन्होंने मगध को सबसे प्राचीन वंश की स्थापना की थी, जिसे बृहद्रथ वंश के नाम से जानते हैं। महाभारत और पुराणों के अनुसार बोला जाता है कि जरासंध के पिता बृहद्रथ ने मगध के सबसे प्राचीन वंश की स्थापना करी, जिसे बृहद्रथ वंश के नाम से जानते हैं। तो जरासंध की ही 2 पुत्रियाँ अस्थियो प्राप्ति थी, जिसे कंस ने शादी करी थी, आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। जरासंध की पुत्रियाँ अस्थियो जो प्राप्ति थी उसी से कंस ने शादी करी थी, ठीक है। तो देखिए ये तो बृहद्रथ वंश, लेकिन अब अपने इतिहास की दृष्टि से जहाँ से वंश के मगध में स्टार्टिंग होती है वो हर्यक वंश है। तो आपको पता होना चाहिए मौर्य वंश के पहले कुल 3 राजवंश आते हैं। कौन कौन से? हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश। तो हर्यक वंश की स्थापना करी थी, जो उसके संस्थापक थे बिम्बसार थे। शिशुनाग वंश की शिशुनाग ने करी थी और नंद वंश की करी थी महापद्म नंद ने। ओके, इतना आपको पता होना चाहिए। चलिए अब हर्यक वंश पे आते हैं। देखिए हर्यक वंश को पितृहंता वंश के नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि पितृहंता मीन्स अपने पिता की हत्या करके जो गद्दी पे बैठा, ठीक है। तो इस वंश में जिसने भी करी थी, जैसे जो भी आए तो अपने पिता की हत्या करके गद्दी पे बैठते, इस वजह से पितृहंता वंश के नाम से जानते हैं। इस वंश के संस्थापक का नाम बिम्बसार था। तो इस वंश के संस्थापक कौन थे? बिम्बसार थे। वह मगध की गद्दी पर 544 ईसा पूर्व में बैठता है, ये आपको ध्यान रखना है। इसने जो अपनी राजधानी बनाई थी गिरिव्रत या राजगीर बनाई थी, ठीक है। जैन साहित्य में बिम्बसार को श्रेणिक के नाम से श्रेणिक का नाम दिया गया। तो अगर पूछे श्रेणिक का नाम जैन साहित्य में किसे दिया गया, तो बिम्बसार को श्रेणिक के नाम से जाना जाता है। तो इसने क्या किया था? सबसे पहले अंग राज्य को मगध में मिलाया था, ठीक है। इसने वहाँ के राजा ब्रह्मदत्त थे, ध्यान रखिए बृहद्रथ और ब्रह्मदत्त से आप कंफ्यूज मत होइए। बृहद्रथ जो कि जिसने इस वंश की प्राचीन वंश की स्थापना करी थी, ठीक है। इस मगध साम्राज्य की जो प्राचीन वंश की स्थापना जो कि बृहद्रथ वंश के नाम से जाना, वो दूसरा था। यहाँ पे अंग के राजा थे ब्रह्मदत्त, तो उनको हरा के बिम्बसार ने अंग राज्य को मगध में मिला लिया था। अंग जो कि आज का भागलपुर का इलाका है, बिहार में पड़ता है, ठीक है। इसकी राजधानी चंपा है। तो महाजनपद का रिवीजन होता जाता है इससे, तो आप इसको ध्यान रखिएगा, ओके। इसने वैवाहिक संबंधियों की नीति को अपनाया, मतलब शादियों के द्वारा अपनाकर अपने साम्राज्य का विस्तार किया, ठीक। तो इसने काफ़ी शादियां करी थी। तो साम्राज्य का विस्तार, जैसे कोशल महाजनपद हो गया, लिच्छवी गणराज्य हो गया, और मध्य देश जो कि फेमस है। कोशल महाजनपद, लिच्छवी गणराज्य, मध्य देश जो कि आज का आधुनिक पंजाब है। तो सबसे पहले लिच्छवी के शासक चेतक की पुत्री चिलन्ना से इसने शादी करी। सबसे पहले लिच्छवी के शासक चेतक की पुत्री चिलन्ना से, फिर कोसल राजा प्रसेनजीत की बहन महाकोसला से, उसके बाद मध्य देश की राजकुमारी, मध्य जो आज का पंजाब है, उसकी राजकुमारी क्षेमा से शादी करी। तो पहले ये पूछ सकता है सबसे पहले शादी किससे करी थी? सबसे पहले लिच्छवी के शासक चेतक की पुत्री चिलन्ना से करी थी। फिर कोसल राजा प्रसेनजीत की बहन महाकोसला से करी। उसके मध्य देश की राजकुमारी क्षेमा से करी थी। इसने लगभग 500 शादियाँ करी थी, ओके। अब यहाँ पे लिच्छवी की बात हुई है, तो इसके बारे में भी रिवीजन कर लेते। लिच्छवी गणराज्य जो है ब्रज महाजनपद के अंतर्गत आता है, जिसकी राजधानी क्या है? वैशाली है। ब्रज महाजनपद के अंतर्गत लिच्छवी गणराज्य आता है, जिसकी राजधानी वैशाली है, ओके। और कोशल महाजनपद, तो कोशल जिसकी राजधानी श्रावास थी, और आज का जो फैज़ाबाद गोंडा के आसपास का क्षेत्र है वो उसमें आता है। और मध्य देश जो कि पता ही आपको आती पंजाब है, ओके। चलिए आगे देखते हैं। देखिए जीवक के बारे में, जीवक जो थे इसमें अभी आप देखेंगे जीवक के बारे में ऐसा क्या है। आम्रपाली जो कि वैशाली की नर्तकी थी, जिसे लिच्छवी से जीत के राजगृह लाया गया था। और कौन लाया था? बिम्बसार लाया था, ठीक है। तो बोला जाता है कि जीवक जो है आम्रपाली बिम्बसार का पुत्र था। तक्षशिला में शिक्षा इसने प्राप्त करी थी, जो कि बाद में राजवैद्य यहाँ का बनता है, ठीक है। तो ये किस ट्रेडिशन के हिसाब से बोला जाता है? ये कुछ देखिए 2 ट्रेडिशन थे। एक बोला जाता है कि सालवती जो है, सालवती जीवक की माँ थी, एक जगह बोला था आम्रपाली। तो सालवती जो बोला गया था, ऐसा बोला गया सालवती मीन्स जो नर्तकी या गणिका थी, उसके पुत्र थे जीवक, जो तो ये क्या करती, लोक लज्जा की वजह से इनके पिता के बारे में उसमें नहीं पता था, ठीक है। देखिए एक पाली ट्रेडिशन है, एक अदर ट्रेडिशन। जो पाली भाषा जो है, पाली ट्रेडिशन में बताया गया कि सालवती जो है उनका पुत्र है जीवक। जीवक की माँ का नाम पाली ट्रेडिशन में क्या बोला गया कि सालवती है।
जो कि गणिकाय नर्तकी हैं, ठीक है, जिन्होंने लोक लज्जा की वजह से उन्हें फेंक दिया था और राजकुमार अभय ने उसे प्राप्त किया था। लेकिन जो अदर ट्रेडिशन है वो बोलते हैं कि आम्रपाली और किसका, बिम्बिसार का पुत्र है। तो आम्रपाली जो कि वैशाली की नर्तकी थी जिसे लिच्छवी से जीत के राजगृह लाया गया था, ठीक है। तो बिम्बिसार और आम्रपाली के पुत्र हैं जीवक, ठीक है, जो कि तक्षशिला में शिक्षा प्राप्त करने के लिए जाते हैं। ये अदर ट्रेडिशन, जो दूसरे ट्रेडिशन है उसमें बोला गया। लेकिन पाली ट्रेडिशन के हिसाब से बोला गया कि सालवती के पुत्र हैं जीवक, जिन्हें लोक लज्जा की डर से उन्हें फेंक दिया था और राजकुमार अभय ने उन्हें प्राप्त किया था। और राजकुमार अभय क्या करते हैं, बाद में तक्षशिला विश्वविद्यालय इन्हें अध्ययन के लिए भेज देते हैं। ज्ञान की प्राप्ति के बाद ये फिर पुनः मगध वापस लौट आते हैं और बिम्बिसार इन्हें अपना राजवैद्य बना लेते हैं, ठीक है। इतना आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे आते हैं। देखिए आगे क्या था, महात्मा बुद्ध की जब तबीयत खराब हो जाती है तो महात्मा बुद्ध की तबीयत खराब होने पे बिम्बिसार ने राजवैद्य जीवक को वहाँ भेजा था। और अवंती के राजा चंद्र प्रद्योत को जब पीलिया रोग हो जाता है तो जीवक को उनका इलाज करने के लिए भेजते। तो ऐसा पूछ लिया जाता है महात्मा बुद्ध की तबीयत खराब होने पे, और दूसरा कौन इंपॉर्टेंट है, जो अवंती के राजा चंद्र प्रद्योत थे, उन्हें जब पीलिया का रोग हो जाता है तब भी जीवक उनका इलाज करने के लिए जाते हैं। और अवंती का नेम फिर आया है तो आपको पता होना, अवंती मध्य प्रदेश पे, इसकी जो राजधानी थी वो उत्तरी उज्जैनी थी और जो दक्षिणी थी वो महिष्मती थी। उज्जैनी जो अवंती है ये मालवा उज्जैन का जो क्षेत्र है वहीं पे पड़ता था अवंती महाजनपद, ठीक है। जीवक से इतना इम्पॉर्टेंट था। बिम्बिसार की हत्या उसकी पुत्र अजातशत्रु कर देता है, कब 492 ईसा पूर्व में कर दे 492 ईसा पूर्व में कर देता है और मगध की गद्दी पे बैठता है। तो कब बिम्बिसार की हत्या उसका पुत्र अजातशत्रु करता है, कब करता है, 492 ईसा पूर्व में। तो लगभग 52 वर्ष तक इन्होंने शासन किया था बिम्बिसार ने। अब आते हैं अजातशत्रु के। अजातशत्रु का नाम भी पूछ लेता है। अजातशत्रु को कुड़िक के नाम से भी जाना जाता था, ठीक है। और इसका शासन 492 ईसा पूर्व से 461 ईसा पूर्व तक होता है। लगभग 32 साल तक ये शासन करता है अप्रोक्स। इनके समय की जो महत्वपूर्ण घटना थी वो महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण होता है 483 ईसा पूर्व में महात्मा बुद्ध को होता है। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट घटना थी, ओके। राजगृह में ही सप्तपर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध संघ की सभा होती है। राजगृह जो इनकी कैपिटल है तो आपको पता होना चाहिए, जो प्रथम बौद्ध संघ की सभा हुई थी, जो संगीति हुई थी, वो कहाँ पे हुई थी, राजगृह में हुई थी। राजगृह में सप्तपर्णी गुफा में, ठीक है। और इसने राजगृह की पहाड़ी पे एक स्तूप भी बनवाया था। इसने राजगृह की पहाड़ी पे एक स्तूप भी बनवाया था और राजगृह में सप्तपर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध संगीति होती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और प्रथम बौद्ध संगीति आपको ये भी पता होना चाहिए, उसमें अध्यक्ष कौन थे, महाकश्यप थे, ठीक है। परिणाम क्या होता है उसका, प्रथम 2 पिटकों सुत्त पिटक और विनय पिटक में इसका विभाजन, इसका परिणाम होता है बौद्ध धर्म का। तो मैंने ये भी बताया सुत्त पिटक क्या था, उसमें बुद्ध के उपदेश थे। विनय पिटक में बौद्ध संघ के नियमों का संकलन किया गया है। फिलहाल ये बौद्ध धर्म में आपने इसको डिटेल से पढ़ा हुआ है, ठीक है। इसने काशी और वजी महाजनपद को जीत कर अपने साम्राज्य का अंग बनाया था। काशी को यूपी पे, वजी महाजनपद जो कि बिहार में पड़ता है उसको जीत के अपने साम्राज्य का अंग बनाया। इसके सुयोग्य मंत्री का नाम था वरशकार, ये आपको ध्यान रखना है, वरशकार था, ठीक है। जिसकी सहायता से इसने वजी महाजनपद जिसकी राजधानी वैशाली है उसमें फूट डाल के साम्राज्य का विस्तार किया था। और कोसल महाजनपद के राजा प्रसेनजीत को हरा के अजातशत्रु ने क्या किया, वजीरा जो कि राजकुमारी थी उनसे शादी करके फिर से काशी को प्राप्त किया था। तो आपने देखा इसने काशी को और इसने काशी को वजी महाजनपद को जीत के अपने साम्राज्य का अंग बनाया, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इसने क्या किया था, किसकी सहायता से, वरशकार जो इसका मंत्री था, जिसने अपने मंत्री वरशकार की सहायता से वजी महाजनपद जिसकी राजधानी वैशाली है उसमें फूट डाल के साम्राज्य का विस्तार किया। और कोसल महाजनपद के राजा प्रसेनजीत को हरा के अजातशत्रु ने वहाँ की जो राजकुमारी थी वजीरा उनसे शादी करी और काशी को भी मिला लिया, काशी को प्राप्त किया। आपको ध्यान रखना चाहिए बिम्बिसार ने प्रसेनजीत की बहन महाकोसला से शादी करी थी, ठीक है। प्रसेनजीत को हरा, यहाँ पे राजकुमारी है, वहाँ प्रसेनजीत की बहन जो महाकोसला से शादी करी थी वो बिम्बिसार ने करी थी और राजकुमारी वजीरा से जो शादी करी है वो अजातशत्रु ने करी, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे आते हैं। अजातशत्रु जो था वो क्या था कि अपने युद्धों में 2 प्रकार के हथियारों को प्रयोग करने के लिए काफ़ी प्रसिद्ध हुआ। वो 2 हथियार थे रथमूशल और महाशिला कंटक, ओके। इतना आपको ध्यान रखना है, कभी कभी पूछ लेता है। चलिए अब आते हैं उदयन पे। अजातशत्रु का शासन 492 ईसा पूर्व से 461 ईसा पूर्व तक लगभग 31-32 साल तक उसने शासन किया था। अब आते हैं उसका पुत्र उदयन।
461 ईसा पूर्व में अपने पिता अजातशत्रु की हत्या कर मगध की गद्दी पर उदयन बैठता है। ये जैन धर्म का अनुयायी होता है, ध्यान रखिएगा, जैन धर्म का अनुयायी था। इसने गंगा, सोन और गंडक नदी के संगम में पाटलिपुत्र शहर को बसाया। तो पाटलिपुत्र शहर को बसाने वाला उदयन था। गंगा, सोन, गंडक जो कि पटना आज का है, तो आप ध्यान रखिएगा पाटलिपुत्र शहर को बसाया किसने? उदयन ने। इसने क्या किया? फिर पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया। तो इससे पहले 2 शासक की राजधानी क्या थी? मगध जो था साम्राज्य की राजधानी क्या रहती? राजगृह। बिंबिसार और अजातशत्रु के समय जो राजधानी रहती है वो राजगृह रहती है, और फिर उदयन ने जो राजधानी बनाई वो पाटलिपुत्र बनाई थी। ओके, अवंती के जो गुप्तचर, लेकिन देखिए पाटलिपुत्र का एक और टॉपिक, अजातशत्रु जो था उसने पाटलिपुत्र के आर्थिक और राजनीतिक के महत्व को सबसे पहले किसने समझा था? वो अजातशत्रु ने समझा था। पाटलिपुत्र शहर किसने बसाया? उदयन ने बसाया, उसे राजधानी उदयन ने बनाई। लेकिन इससे पहले उनके पिता अजातशत्रु ने इसके महत्व को, पाटलिपुत्र के आर्थिक और राजनीतिक महत्व को समझा था। ठीक है, अवंती के गुप्तचर द्वारा उदयन की हत्या कर दी जाती है। उसके बाद उसके पुत्रों ने राज किया। तो उसके पुत्रों में अनिरुद्ध और गंडक और नागदशक फेमस थे। हर्यक वंश का अंतिम शासक जो होता है वो कौन होता है? नागदशक होता है। तो देखिए राजगृह जो राजधानी रहती है बिंबिसार अजातशत्रु के समय रहती है, और पाटलिपुत्र उदयन उसके जो पुत्र के समय की राजधानी रहती है वो पाटलिपुत्र रहती है। अब आते हैं हम लोग शिशुनाग वंश में। ओके, तो देखिए नागदशक को उसके सेनापति शिशुनाग ने राजद्रोह करके हटा दिया। ठीक है, नागदशक वहाँ उसका अंतिम शासक था। तो उसके बाद जो वंश आता है वो शिशुनाग वंश आता है। तो नागदशक को उसके सेनापति जो कि शिशुनाग था उसने राजद्रोह करके उसे हटा दिया, और 412 ईसा पूर्व में मगध पे शिशुनाग वंश की स्थापना करता है। ओके, इसने जो अपनी राजधानी बनाई पाटलिपुत्र, पहले राजधानी थी, अब इसने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से हटा के क्या कर ली? वैशाली बना ली। ठीक है, पहले जो राजधानी पाटलिपुत्र थी उदयन के समय, उसके पुत्रों के समय, तो उसके बाद शिशुनाग ने अपनी राजधानी वैशाली बनाई। इसने अवंती के शासक अवंतीवर्धन पे विजय प्राप्त करी और अवंती को अपने साम्राज्य में मिला लिया। अवंती जो कि मालवा, मध्य प्रदेश में मालवा उज्जैन का क्षेत्र है, वो अवंती महाजनपद में आता था। देखिए मगध साम्राज्य के उत्कर्ष में जो सर्वाधिक जिसने चुनौती दी थी वो अवंती महाजनपद ही था। रीज़न क्या था? अवंती महाजनपद भी एक ऐसा, जैसे कि यहाँ पे आपने देखा जो मगध साम्राज्य वहाँ पे लॉ एस्क, भाई छोटा नागपुर को पठार उधर पड़ता तो लोहे बहुतायत में प्राप्त होते हैं, तो उसी तरह अवंती महाजनपद जो कि मालवा में पड़ता उधर, तो वहाँ पे भी लोहे की काफ़ी मात्रा बहुतायत में लोहा पाया जाता था। तो सबसे वहाँ पे भी भाई काफ़ी मात्रा में फिर हथियार बनाए गए। तो सबसे ज़्यादा चुनौती जिसने दी थी मगध साम्राज्य को अवंती महाजनपद ही था। ओके, चलिए आगे आते हैं। शिशुनाग की जो मृत्यु है 394 ईसा पूर्व में हो जाती है। उसके बाद उसका पुत्र कालाशोक मगध का शासक बनता है। इसने अपनी राजधानी फिर से पाटलिपुत्र बनाई। ठीक है, पहले उदयन के समय पाटलिपुत्र थी, फिर उसके बाद नागदशक ने वैशाली बनाई, उसके बाद कालाशोक ने फिर से पाटलिपुत्र अपनी राजधानी बना ली। इसके काल में द्वितीय बौद्ध संगीति होती है। किसके काल में? शिशुनाग के काल में द्वितीय बौद्ध संगीति होती है। प्रथम बौद्ध संगीति जैसे आपने देखा था किसके काल में हुई थी? अजातशत्रु के काल में हुई थी, हर्यक वंशी शासक थे वे। द्वितीय जो बौद्ध संगीति होती है कालाशोक शिशुनाग वंशी शासक जो हैं, तो इसमें जो अध्यक्ष थे वो सर्वकामी थे। परिणाम क्या होता है? जिस तरह प्रथम बौद्ध संगीत में परिणाम ये होता है कि 2 पिटक, सुत्त पिटक और विनय पिटक में जो मिलते हैं उनके जो संकलन किया जाता है, जबकि जो तृतीय पिटक था वो किस में आता है? तृतीय बौद्ध संगीति में आता है। लेकिन द्वितीय में क्या था परिणाम? बौद्ध संघ का प्रथम विभाजन होता है थेरवाद और आचार्यवाद में। थेरवाद जो कि पुरानी विचारधारा पे था, जो परिवर्तन नहीं चाहता था, आचार्यवाद जो परिवर्तन चाहता था। ठीक है, 2 शाखाओं में विभक्त हो जाता है। तो अब आगे आते हैं। देखिए इसे पुराणों में काकवर्ण कहा गया है। ठीक है, इसे पुराणों में क्या बोला गया है? काकवर्ण बोला गया है। इस वंश का जो अंतिम शासक था वो नंदीवर्धन होता है। इस वंश का अंतिम शासक कौन था? नंदीवर्धन होता। देखिए बाणभट्ट रचित जो हर्षचरित है, हर्षचरित की रचना किसने करी थी? बाणभट्ट ने करी थी। उनके अनुसार जो काकवर्ण मीन जो कालाशोक है ने जब पाटलिपुत्र में राजधानी स्थानांतरित की थी, पहले क्या थी? वैशाली थी, बाद में पाटलिपुत्र वो अपनी राजधानी जब स्थानांतरित करता है, उसी क्रम में महापद्म नंद ने चाकू मार के उसकी हत्या कर दी और 366 ईसा पूर्व में इसकी मृत्यु होती है, ऐसा बोला गया है। 366 ईसा पूर्व में उसकी चाकू मार के हत्या कर दी थी।
तो अंतिम शासक क्या बोला, नंदीवर्धन था इसमें। लेकिन बाणभट्ट ने जो हरचरित की रचना करी है तो उसमें ये बोला गया है, कालाशोक मैंने बोला किसे, कालाशोक की क्या बोला था, काकवर्ण बोला जाता था। तो वो जब अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में स्थानांतरित कर रहा था तो उसी क्रम में महापद्म नंद ने चाकू मार के हत्या कर दी, ठीक है। लेकिन महाबोधि के अनुसार कालाशोक के 10 पुत्र होते हैं जिन्होंने उसके बाद मगध पे 22 वर्षों तक लगभग शासन किया था और 344 ईसा पूर्व में शिशुनाग वंश का अंत होता है। इसके बाद नंदवंश आता है, ठीक है। तो महाबोधि के अनुसार 10 पुत्र होते हैं, मगध में लगभग 22 साल उसके बाद शासन होता है, 344 ईसा पूर्व में इसकी मृत्यु होती है। 344 ईसा पूर्व में शिशुनाग वंश का अंत होता है। जबकि बाणभट्ट ने क्या बोला था कि इनमें 366 ईसा पूर्व में इसकी मृत्यु हो जाती है जब कालाशोक की, तो इसका अंत हो जाता है, ठीक है। नंदवंश फिर आ जाता है। चलिए अब आगे आते हैं नंदवंश पे। इस वंश का अंतिम शासक कौन था, नंदीवर्धन था। देखिए आगे जो नंदवंश जिसके संस्थापक कौन होते हैं, महापद्म नंद होते हैं। इसने क्या किया था, इसकी इंपॉर्टेंट कलिंग जो कि उड़ीसा में पड़ता है को जीत के मगध साम्राज्य में मिलाया। इसने कलिंग को जीत के मगध साम्राज्य में मिलाया। इसका इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। कलिंग में इसने एक नहर खुदवाई थी जो कि खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख से पता चलता है। कलिंग में इसने एक नहर खुदवाई, किससे पता चलता है, खारवेल की हाथी गुम्फा अभिलेख में पता चलता है। जो हाथी गुम्फा अभिलेख खारवेल का है वो भुवनेश्वर के पास उदयगिरी की पहाड़ी जिसमें एक गुफा है उसमें यह शिलालेख है। तो कहाँ पे, भुवनेश्वर के पास उदयगिरी, जो कि प्राकृत भाषा में है ये अभिलेख, ओके, प्राकृत भाषा में। इसने क्या किया था, जिनसेन की मूर्ति को मगध लाया। शाकटाय स्थूलभद्र मंत्री थे जो कि जैन धर्म को मानने वाले थे घनानंद के समय। ये आपको ध्यान रखना इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। शाकटाय और स्थूलभद्र जो मंत्री थे जैन धर्म को मानने वाले थे जो कि घनानंद के समय थे। इसने महापद्म नंद ने केंद्रीय शासन पद्धति का जनक कहा जाता है। इसने केंद्रीय शासन की व्यवस्था को लागू किया। कलिंग में इसने नहर खुदवाई, मैं बता ही चुकी हूँ। भारत का प्रथम शासक जिसने एकराट की उपाधि को धारण किया। पुराणों में इसे परशुराम का दूसरा अवतार कहा जाता है। इस वंश का अंतिम शासक कौन होता है, घनानंद होता है, जिसके शासनकाल में यूनानी शासक सिकंदर का आक्रमण हुआ था। घनानंद जो था एक लालची और क्रूर शासक था। उसने महान विद्वान चाणक्य को अपमानित किया था। तो चाणक्य ने अपनी कूटनीति के द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के साथ मिलकर घनानंद को पराजित किया और एक नए वंश की स्थापना करी जो कि मौर्य वंश कहलाया, ठीक है। तो आगे हम लोग मौर्य वंश के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। रुचि, कात्यायन, वर, वर्ष, उपवर्ष जैसे विद्वान नंद के शासन काल में रहते थे। और आपने जैसा कि देखा था कि पहले राजधानी राजगृह रहती है, फिर पाटलिपुत्र, फिर वैशाली, फिर राजधानी कौन सी, इस क्रम में पाटलिपुत्र बनती है। तो आगे हम लोग अभी यूनानी ईरानी का आक्रमण पढ़ेंगे, उसके बाद मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए अभी कुछ धर्म जैसे मैंने बौद्ध धर्म, जैन धर्म पढ़ाया, कुछ और भी धर्म जैसे शैव धर्म हो गया, वैष्णव धर्म हो गया, तो अभी मैंने नहीं बताया हो, लेकिन बीच में उसका भी वीडियो मैं डाल दूँगी। चलिए, ठीक है, थैंक यू।